नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर हिजाब का मसला उठा। कई दिन के बाद हिजाब के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आया, लेकिन स्कूल कॉलेजेस में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी जाए या इसकी इजाजत दे दी जाए, इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जिन दो जजों ने फैसला सुनाया, दोनों की राय अलग अलग थी। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर पाबंदी लगाने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया, लेकिन जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि हिजाब पर पाबंदी लगाना गलत है। उनके मुताबिक हिजाब पर्सनल चॉइस का मामला है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच के पास जाएगा और जब तक फाइनल फैसला नहीं आता, तब तक कर्नाटक में स्कूलों और कॉलेजेस में हिजाब पर पाबंदी जारी रहेगी। आज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपना फैसला सुनाया, हिजाब के मामले में उनकी अलग अलग राय सामने आई, तो इस पर बयानबाजी शुरू हो गई। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर शफीकुर रहमान बर्क तक सब बोले। किसी ने जस्टिस हेमंत गुप्ता के जजमेंट की बात नहीं की, सबने जस्टिस सुधांशु धूलिया की बात का हवाला दिया। कई मौलानाओं ने और मौलवियों ने हाईकोर्ट के फैसले को एक बार फिर गलत बताया, लेकिन इस सारे मामले को गहराई से समझने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या क्या कहा गया, इस सवाल पर आज पॉलिटिकल लीडर्स ने क्या कहा, मौलवियों ने क्या कहा, और वो लड़कियां जिन पर फैसले का असर पड़ना है, उन्होंने क्या कहा, इन सब की बात मैं आपको सुनवाऊंगा। हिजाब के मामले पर पूरी दुनिया में, इस्लामिक मुल्कों में जिस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसकी बात भी करेंगे। ईरान, जहां हिजाब जलाकर, बाल काटकर लड़कियां इस्लामिक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं, दमन का मुकाबला कर रही हैं, उसकी डिटेल्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले अपने मुल्क की बात करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब के मुद्दे पर आज क्या कहा। असल में कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में हिजाब पर पाबंदी के फैसले को सही ठहराया था। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 26 पिटीशंस फाइल की गई थी। इन सारी पिटीशन पर आज जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने फैसला सुनाया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने पहले फैसला सुनाना शुरू किया और सबसे पहले कहा कि फैसले को लेकर हम दोनों की राय अलग अलग है। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि उन्होंने इस मामले का फैसला करने के लिए 11 सवाल तय किए और उनके जो जवाब मिले उसके आधार पर अपना फैसला तय किया। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि उनके हिसाब से कर्नाटक हाईकोर्ट का हिजाब पर बैन बरकरार रखने का फैसला बिल्कुल सही था, क्योंकि कर्नाटक सरकार को यह बैन लगाने का पूरा अधिकार है। जस्टिस गुप्ता ने यह भी कहा कि हिजाब पहनना मूल अधिकार नहीं हो सकता, यह इस्लाम की एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट नहीं है, इसलिए उनके हिसाब से सभी 26 पिटीशन खारिज कर देनी चाहिए। इसके बाद जस्टिस सुधांशु धूलिया ने अपने फैसले में हिजाब पर बैन को गलत बताया। कहा कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसले के लिए गलत रास्ता चुना। उन्होंने कहा कि संविधान के मुताबिक हिजाब पहनना अपनी अपनी पसंद का मामला है। जस्टिस धूलिया ने यह भी कहा कि इस केस का फैसला करते वक्त उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि उन लड़कियों की पढ़ाई का क्या होगा जो हिजाब पर बैन के खिलाफ अदालत में पहुंची हैं। जस्टिस धूलिया ने कहा कि किसी छात्रा को स्कूल में घुसने से पहले हिजाब उतार दो को कहना उसकी प्राइवेसी में दखल है, उसके आत्मसम्मान के खिलाफ है और देश की सेक्युलर एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ है। जस्टिस धूलिया ने कहा अगर कोई लड़की हिजाब पहनकर क्लास में बैठना चाहती है तो उसे जाने देना चाहिए। बहुत से रूढ़िवादी परिवारों में लड़कियों को बिना हिजाब के घर से निकलने नहीं दिया जाता। ऐसे में अगर हिजाब पहनकर स्कूल जाने पर बैन लगेगा तो वो लड़की पढ़ाई से महरूम हो जाएगी। जस्टिस धूलिया ने कहा उनकी नजर में कर्नाटक हाईकोर्ट का 15 मार्च का फैसला गलत है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। दोनों जज साहिबान ने अपनी अपनी बात साफ साफ लफ्जों में कही, बिना लाग लपेट के कही। अब राय अलग अलग थी, इसलिए फैसला नहीं हो पाया। तय हो गया कि 3 जजों के बेंच का फैसला आने तक कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला लागू रहेगा। लेकिन खुद को मुसलमानों का ठेकेदार घोषित करने वाले नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के फैसले में से सिर्फ एक जज के फैसले को चुना और बोलना शुरू कर दिया। कहने लगे जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को गलत बताया,
हिजाब पर बैन को गलत ठहराया। असदुद्दीन ओवैसी ने फॉर एग्जाम्पल कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने तो कुरान और हदीस की गलत व्याख्या की और गलत फैसला दिया। अब जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट की गलती को पॉइंट आउट कर दिया है। ये जो कर्नाटका की मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन रही हैं, इसलिए पहन रही हैं क्योंकि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको ये कहा है, हुक्म दिया है, और वो इसलिए पहन रही हैं कि कुरान में अल्लाह ने कहा है। तो बीजेपी ने गैर जरूरी तौर पर इसको एक मसला बनाया, इसको बैन किया और खामखा एक रक्कस क्रिएट किया गया है। ये बात जस्टिस धूलिया साहब ने कही है कि इट इज अल्टीमेटली अ मैटर ऑफ चॉइस, कि ये अल्टीमेटली एक मैटर ऑफ चॉइस का हिस्सा है। और आर्टिकल 14 एंड 19 का उन्होंने हवाला दिया है कि जो हाईकोर्ट का जजमेंट था वो इट वाज बैड इन लॉ और उसके कंटेंट में भी वो खराब था, और उन्होंने गलत कुरानिक कमेंट्रीज एंड ट्रांसलेशन को इस्तेमाल किया। अब कुरान की एक आयत है, ला यखरा फिद्दीन, के दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, वो हिजाब के लिए इस्तेमाल नहीं हुई थी, वो रिलीजन के एक्सेप्टेंस में इस्तेमाल हुई थी। उलमा इकराम ने कहा तो आपने उसको हिजाब पे डाल दिया। तो इसीलिए हमने कह रहे हैं कि वो गलत था, वो ऑनरेबल जजेस ने वो गलत मिसयूज किया बल्कि कुरानिक कमेंट्रीज और ट्रांसलेशन को। इसलिए वो मेरी राय वो है उस कर्नाटका हाईकोर्ट के 3 जजेस बेंच की, उसमें तो तीनों जजेस ने हिजाब को कहा कि जरूरत नहीं है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दो ऑनरेबल जजेस ने डिफर किया है, मगर एक जज धूलिया साहब ने हिजाब के फेवर में जजमेंट दिया है। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में जो कहा वो उनका अपना इंटरप्रिटेशन है, लेकिन फैसला यह है कि फिलहाल हिजाब पर बैन लागू रहेगा। कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला लागू रहेगा। असल में यह सारा विवाद पिछले साल जुलाई में शुरू हुआ था, जब उडुपी जिले के एक गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज ने हिजाब पहनकर आने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद 6 छात्राओं ने हिजाब की परमिशन न मिलने पर कॉलेज का बॉयकॉट कर दिया। उसके बाद यह मसला बड़ा हो गया, प्रोटेस्ट होने लगे, विवाद बढ़ा तो कर्नाटक सरकार ने 5 फरवरी को राज्य के सभी सरकारी स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड कंपलसरी कर दिया। हिजाब या कोई और मजहबी ड्रेस पहनकर स्कूल आने पर रोक लगा दी गई। मामला हाईकोर्ट में गया तो इसी साल 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पर बैन को सही ठहराया। आज कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि सरकार कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का पालन करेगी, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं तो खुद भी हिजाब और बुर्के से निजात चाहती हैं। But we had expected a better judgment because हमें बेहतर फैसले की उम्मीद थी, क्योंकि महिलाएं मांग कर रही हैं कि वो हिजाब नहीं पहनेंगी, बुर्का नहीं पहनेंगी। पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बटा हुआ है तो कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश अभी लागू रहेगा। तो हम उन नियमों का पालन करते रहेंगे जिन्हें कर्नाटक एजुकेशन एक्ट के तहत बनाया गया है। according to Karnataka education. कोर्ट ने कानून के हिसाब से मजहबी परंपराओं के आधार पर फैसले सुनाए। यह विवाद सिर्फ कर्नाटक तक लिमिटेड था, लेकिन सियासी लोगों ने इसे हिंदू मुसलमान का इशू बना दिया। आज भी यही हुआ। समाजवादी पार्टी के बुजुर्ग सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा, अगर हिजाब पर पाबंदी लगी तो आवारगी बढ़ेगी। ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियां और जो हैं वो हैं औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा। बर्क साहब बुजुर्ग हैं, उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन सही मायनों में बर्क साहब का यह बयान मुस्लिम महिलाओं की इंसल्ट करने वाला है, उनका अपमान है। क्या हिजाब न पहनने वाली लड़कियां आवारा हैं? क्या वो बेगैरत है? किसी को भी इस तरह की बातें कहने का हक नहीं है, लेकिन हमारे यहां तो एक से एक बढ़कर लोग हैं। बर्क साहब के बाद
कांग्रेस के नेता आरिफ मसूद बोले। उन्होंने जस्टिस हेमंत गुप्ता पर सवालिया निशान लगा दिया। कहा, जस्टिस हेमंत गुप्ता ने मुसलमानों की दलीलें नहीं मानी। आरिफ मसूद ने कहा, सियासी दखलंदाजी की वजह से हिजाब का विवाद इतना बड़ा हो गया। जस्टिस गुप्ता हमारी बातों को एक्सेप्ट नहीं करें। जस्टिस गुप्ता जी ने जो बातें कबूल करना चाहिए थी शायद उन्होंने तस्लीम नहीं करी, क्योंकि उनको समझना चाहिए कि देश जो आज़ाद हुआ है उसके बाद हमको सबको अपने अपने रिलीजियस फ्रीडम मिला था। उस फ्रीडम के हिसाब से हम सबको अपने अपने रिलीजियस के हिसाब से सारे काम करने की आज़ादी है। फिर दूसरा बड़ा मसला इसमें था कि बच्चियों का एजुकेशन सेंटर बंद नहीं होना चाहिए। उनको हाई अगर सेंटर पे जाना है तो ड्रेस कोड या रिलीजियस उनके आड़े नहीं आना चाहिए। ये हिंदुस्तान का एक संविधान भी है जो उनको फ्रीडम देता है। तो दोनों चीज़ों को जस्टिस धूलिया ने बहुत अच्छा कोट करा है और हमें उम्मीद है कि लार्जर बेंच जस्टिस धूलिया की बात को और हमारा जो आर्गूमेंट है उसको मानकर लड़कियों को फ्रीडम देगी। लेकिन अगर ये बात चलेगी कि हिजाब पहनना है तो फिर धोती कुर्ता में भी आना है, हमें तिलक में भी आना है, फिर नहीं। देखिए, उसमें एक अलग बात है, संस्कृत महाविद्यालयों को वो छूट है। संस्कृत महाविद्यालय में धोती पहन कर आइए ना, कौन मना कर रहा है। और अगर हमारा बाउंडेशन का मतलब ये मैंने कहा ना, ये बहुत छोटा इशू था, इंस्टीट्यूट लेवल पर हल होना था। अगर इंस्टीट्यूट को लगता है कि ये कहीं प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा तो वो डिसाइड कर लेता, लेकिन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से ये दिक्कत खड़ी हुई है। इस सारे मामले से हरियाणा की सरकार का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हरियाणा के नेता, वहां के होम मिनिस्टर अनिल विज बोल पड़े। अनिल विज ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं पर हिजाब पुरुषों ने थोपा है। क्यों थोपा है, ये आप अनिल विज के मुंह से सुनिए। जिन पुरुषों का महिलाओं को देख के मन मचल जाता है, उन्होंने ही औरतों को हिजाब डालने के लिए मजबूर किया है। गलती तो पुरुष की है, पुरुष को अपना मन मजबूत रखना चाहिए, लेकिन अपना मन मजबूत ना रखकर औरत को सिर से लेके पांव तक ढक दिया। तो मेरा तो यही कहना है कि आदमियों को, पुरुषों को अपने मन को मजबूत करना चाहिए और ये जो हिजाब डालने की मजबूरी है उससे महिलाओं को मुक्त करना चाहिए। किसी ने महिलाओं का अपमान किया और किसी ने पुरुषों का। चूंकि जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपने फैसले में यह कहा कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है, इसलिए इस बात पर भी विवाद शुरू हो गया। मौलाना मौलवी इस पर अपनी अपनी राय जाहिर करने लगे। लखनऊ के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि बात इस्लाम की नहीं है, बात संविधान की है, कॉन्स्टिट्यूशन की है। मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने का हक संविधान ने दिया है और इस पर कोई पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने जो बात एजुकेशन के सिलसिले में कही है और जो बात फ्रीडम ऑफ चॉइस के सिलसिले में कही है, उसको हम लोग वेलकम करते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट पर रोक नहीं लगाई है और जाहिर सी बात है दूसरे इस मामले को हायर लार्जर बेंच को रिफ़र किया गया है, तो हम लोग ये समझते हैं कि लार्जर बेंच जो हिजाब का जो रिलीजियस एस्पेक्ट है उसको सीरियसली कंसिडर करेगा। और हमारे यहाँ मज़हब इस्लाम में इस्लामिक लॉ है कि अल्लाह ने जो कुछ भी कुरान में फरमाया है, पैगम्बर इस्लाम ने जो बातें इरशाद फरमाई हैं, वो तमाम बातें एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम में आती हैं। फिर अपने मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन आप सबको मालूम है कि आर्टिकल 21 हो, 25 हो, आर्टिकल 51 हो, इन तमाम चीज़ों में पूरी आज़ादी है। अपने मज़हब को और अपने ड्रेस हमें क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, चॉइस का पूरी आज़ादी है, पूरी लिबर्टी दी गई है। तो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए मुस्लिम बच्चियों को जो हिजाब करना चाहती हैं उनको रोकने का किसी को हक और इख्तियार हासिल नहीं है। आपने देखा जो नेता हैं वो नफे नुकसान के हिसाब से हिजाब पर बोल रहे हैं, जो मौलाना मौलवी हैं वो भी अपने अपने तरीके से हिजाब की व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी है कि मुस्लिम लड़कियां क्या कह रही हैं, हिजाब को लेकर उनकी राय क्या है। आज हमारे रिपोर्टर्स ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, भोपाल, जयपुर, अलीगढ़ जैसे तमाम शहरों में स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों से बात की, हिजाब पर उनकी राय पूछी। ज्यादातर मुस्लिम लड़कियों ने कहा हिजाब जरूरी नहीं है, यह पर्सनल चॉइस का मुद्दा है, स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनकर जाना
उन्हें ठीक नहीं लगता। हालांकि इस्लाम लड़कियों को पूरी आजादी देता है, उन्होंने कहा कि इस्लाम के नाम पर इस तरह की पाबंदी लगाना गलत होगा। मैं मुस्लिम हूँ, मैं रिलीजन फॉलो करती हूँ। इस्लाम में ऐसा कहा गया है औरत के लिए हिजाब कंपलसरी नहीं है, वो औरत के ऊपर है। अगर वो चाहे वो करे, अगर वो ना चाहे वो ना करे। और आज के टाइम पे हम इस्लाम ऐसे फॉलो कर रहे हैं कि हम उसे पूरी पाबंदगी से नहीं फॉलो करते हैं, हमने उसको थोड़ा चेंज कर दिया है अपने हिसाब से। तो ऐसा कोई मतलब ऐसी कोई घोर पाबंदी नहीं है कि आपको करना ही करना है। अगर आप दिल से चाहते हैं तो आप करें, अगर आप वैसी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, अगर आप हिजाब को करना एक पूरी लाइफस्टाइल होती है, एक पूरा रहन सहन का तरीका होता है, तो अगर आप वैसे रहना चाहते हैं आप बिल्कुल करें, आप नहीं रहना चाहते हैं वैसे तो आप ना करें। हिजाब खुद की चॉइस है, चॉइस ऑफ ड्रेस है, वो चाहती है पहनना तो पहन सकती हैं, लड़कियां नहीं चाहती पहनना तो नहीं पहन सकती हैं। खुद की चॉइस होती है, अपनी बॉडी है, अपनी चॉइस है। और मेरे घर वाले कभी बोले ही नहीं कहीं पहनने के लिए, तो फिर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरा पहनना नहीं पहनना। अलीगढ़ ऐसा शहर है जिससे मुस्लिम कल्चर के साथ आइडेंटिफाई किया जाता है। अलीगढ़ की मुस्लिम स्टूडेंट्स भी ये मानते हैं कि हिजाब को पढ़ाई के आड़े नहीं आने देना चाहिए। यूनिवर्सिटी कैंपस में बुर्का और हिजाब पहनकर आने वाली लड़कियों ने कहा उनकी मर्जी है इसलिए वो हिजाब पहनती हैं, लेकिन जो नहीं पहनना चाहती उन्हें फोर्स नहीं किया जा सकता। जरूरी भी है, नहीं भी जरूरी, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग अगर हम इस्लाम के अकॉर्डिंग दें तो हमारे लिए पर्दा ज़रूरी है। अब पर्दा चाहे आप फुल ड्रेस में कर सकते हो या अबाया पहन के कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि अबाया ही पहनेंगे जब भी पर्दा होगा। आप वैसे भी ड्रेस पहन के कर सकते हो, अपना पर्दा कवर कर सकते हो बॉडी को। हमारे इस्लाम में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है कि आप हिजाब पहनो या नहीं पहनो, इसलिए वो उनके ऊपर डिपेंड है। अगर नहीं पहनना चाहती तो कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हिजाब में कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिस्ट्रिक्शंस हो या पाबंदी हो, वो हमारी मर्जी है। हम पहनना चाहें तो पहन सकते, नहीं पहनना चाहें तो नहीं पहनेंगे। मतलब फोर्सफुली नहीं पहन सकते और फोर्सफुली उतरवा भी नहीं सकते। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी अगर मैं अपना बताऊँ तो अगर किसी ने डिसाइड किया है कि उसे हिजाब पहनना है तो ये बहुत ही बेस्ट डिसीजन है किसी भी लड़की के लिए, और इसी से हमारी पहचान है दैट वी आर मुस्लिम्स। तो हिजाब पे ऐसा कुछ वो नहीं होना चाहिए। कुछ और शहरों में भी इसी तरह की राय मिली जहां मुस्लिम स्टूडेंट्स ने अलग राय दी। जैसे भोपाल में मुस्लिम लड़कियों ने कहा अगर कोई हिजाब पहनकर पढ़ने आना चाहता है तो उसे परमिशन मिलनी चाहिए। टारगेट किया जा रहा है हम लोगों को, क्योंकि अगर जो जस्टिस धूलिया ने जो बात कही है कि अगर ये पढ़ाई में कुछ बाधा आ रही है तो उन्हें परेशानी है। हमें तो कोई परेशानी नहीं है फॉलो करने में, तो हमें फॉलो करने देने में क्या परेशानी है। बिल्कुल सिर्फ एक टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ हम ही लोगों को क्यों बार बार टारगेट किया जाता है। हमने देखा है कुछ हिंदू स्टूडेंट्स भी तिलक कर आते हैं, और जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो भी अपना अपना लेकर आते हैं। कुछ अपने सर पे पगड़ी कैरी करते हैं या फिर वो कुछ चोटी टाइप में बांधते हैं। जब उन्हें नहीं रोका जा रहा तो हमें क्यों रोका जा रहा है। और हम हिजाब तो सदियों से बांधते हुए आ रहे हैं, जब इतने टाइम से नहीं रोका तो हमें अब क्यों रोक रहे हैं। क्यों? हमें पहनने में प्रॉब्लम नहीं है तो वो हमें क्यों रोक रहे हैं। देखिए, स्कूल्स में जहाँ तक बात है कि हिजाब नहीं पहनना चाहिए या वो कुछ यूनिफॉर्म पे जो है इफेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए स्कूल इंस्टीट्यूशंस को जो है सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो बना देना चाहिए कि अगर जो गर्ल्स जो हैं वो हिजाब कैरी करना चाहती हैं तो वो इस तरीके से कर सकती हैं, इस कलर का पर्टिकुलर जो है स्टाइल का वो लोग उसको कैरी कर सकती हैं। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज हिजाब के बारे में एक राय नहीं बना पाए, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। आपने देखा लड़कियों की राय अलग अलग है। बड़े बड़े मौलाना, मौलवी, इस्लामिक स्कॉलर इस मसले पर मुख्तलिफ राय रखते हैं। हिजाब को लेकर इस वक्त पूरी दुनिया में लोग बटे हुए हैं। इस्लामिक मुल्कों में लड़कियां हिजाब के खिलाफ सड़कों पर उतर आई हैं। जहां तक हमारे मुल्क का सवाल है, यहां भी लड़कियां कहती हैं कि हिजाब का कंपल्शन नहीं होना चाहिए, जिसे पहनना है पहने, ना पहनना हो ना पहने, और इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन ओवैसी, शफीकुर रहमान बर्क, इस तरह के जो नेता हैं हिजाब के मसले को उस तरह से पेश कर रहे हैं जैसे हमारे यहां पूरे मुल्क में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी गई हो। यह बिल्कुल गलत है, सरासर झूठ है। सिर्फ कर्नाटक में वहां की सरकार ने स्कूलों में, कॉलेजेस में ड्रेस कोड का पालन करने को कहा है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में और कॉलेजेस में
किसी भी तरह की धार्मिक ड्रेस पहनने पर पाबंदी है। यह फैसला सिर्फ स्कूलों और कॉलेजेस के कैंपस के अंदर ही लागू होगा, यानी लड़कियां अगर घर से कॉलेज तक हिजाब पहनकर आती हैं तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है। कॉलेज के अंदर जाकर हिजाब उतारकर बैग में रख लें, जब बाहर निकलें क्लास से बाहर तो फिर पहन लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मुल्क में हिजाब पर पाबंदी नहीं है। वैसे भी स्कूलों में, कॉलेजेस में, पुलिस में, आर्मी में जहां भी अनुशासन होता है वहां अपना अपना ड्रेस कोड होता है और सबको उसका पालन करना पड़ता है। स्कूल कॉलेजेस में तो सब स्टूडेंट्स हैं, सब बराबर हैं। स्कूल कॉलेज के बाहर जिसको जो पहनना हो पहने, कोई पाबंदी नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है। कंपल्शन तो ईरान में है। वहां के मौलाना, वहां की सरकार कहती है हिजाब पहनना जरूरी है, हिजाब इस्लाम का हिस्सा है, और वहां की औरतें सड़कों पर हिजाब से आजादी की मांग कर रही हैं। वो कह रही हैं किसी तरह की पाबंदी बर्दाश्त नहीं करेंगी। ईरान की सरकार महिलाओं पर जुल्म कर रही है। प्रोटेस्ट करने वालों को जेल में डाला जा रहा है, उन्हें गोलियां मारी जा रही हैं। लेकिन ईरान की महिलाएं पूरी हिम्मत के साथ सरकार के जुल्म के खिलाफ लड़ रही हैं। ईरान में पुलिस की गोली से 94 लड़कियों की मौत हो चुकी है। 2000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, लेकिन प्रोटेस्ट जारी है। ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट कुचलने के लिए सरकार ने पूरी ताकत लगाई हुई है। हिजाब के बगैर प्रदर्शन करें महिलाओं को कैद किया जा रहा है, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं। ईरान के कई शहरों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस में भयंकर टकराव देखने को मिला है। पूरा का पूरा ईरान इस वक्त हिजाब की आग में जल रहा है। ईरान की साहसी महिलाएं किसी भी कीमत पर सरकार के जुल्म के आगे झुकने को तैयार नहीं है। हिजाब पर खमनेई का फरमान मानने को तैयार नहीं है। वहीं ईरान की इस्लामिक हुकूमत भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान एक इस्लामिक मुल्क है, जहां महिला हिजाब से मुक्ति के लिए संघर्ष कर रही हैं, और हमारे देश में मुस्लिम नेता, मौलाना, मौलवी महिलाओं पर हिजाब थोपने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर पाकिस्तानी मूल के राइटर और कॉलमिस्ट तारिक फतेह ने कहा कि मौलानाओं का ये रुख नया नहीं है, वो औरतों को इंसान ही नहीं मानते। ये तो वही लोग हैं जो कहते हैं कि धर्म में ये भी कहा है कि औरतों के अंदर जाओ खेती की तरह, और 1, 2, 3, 4 और जो तुम्हारे सीधे हाथ में हैं उनको भी लो। अब ये एक सीधी बात है कि हिंदुस्तान क्या शरिया के कानून से चलेगा या एक कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा? अगर मर्द और औरत बराबर के नहीं है तो फिर आप अम्बेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन फेंक दीजिए बाहर। इनका पर्सपेक्टिव जो है, इनके जहन में है, वो औरत एक मलकियत है, वो गाय भैंस की तरह है, वो फर्नीचर की तरह है कि आप उसको पोजेस करते हैं और आप डिटरमिन करेंगे कि कैसे चलेगा। ये अंधे हैं क्या? ये देख नहीं रहे ईरान में क्या हो रहा है, तुर्की में क्या है, पाकिस्तान में क्या है? क्या बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर आती हैं हिंदुस्तान तो वो क्या हिजाब पहन के आती हैं? मैंने आपसे कहा कि 1970 से पहले ये लफ्ज आप मुझे किसी भी हिंदुस्तान की भाषा में बता दीजिए जहां लिखा हो, यूज हुआ हो हिजाब। दुपट्टा हिंदू भी पहनती थी, मुसलमान, सिख भी। हमारे पंजाब में मैंने देखा है, खेती में जो भी काम करता है, बाहर जाता है, धूप से बचना होता है, वो पहनता है। उसको लेके आपने मौलवियों ने, जिनके हाथ से पूरी क़यादत निकलती भी जा रही है, क्योंकि जब से जमहूरी मुल्कों का कंसेप्ट आया है, चाहे अभी वहां डिक्टेटरशिप भी हो या बादशाहत हो, इंडिया तो वैसे दुनिया की वाहिद डेमोक्रेसी, या मुसलमानों को वोट देने का हक है, बाकी तो कहीं वोट भी नहीं डाल सकते। वहीं अपनी मैं तो इसे गुंडागिरी भी कहूंगा कि ब्लैकमेल करना, कि जो बच्ची सर नहीं ढांपे वो आवारा है।
तारिक फतेह अपनी बात बड़ी बेबाकी से कहते हैं, कट्टरपंथियों से डरते नहीं हैं। और आज भी उन्होंने इतिहास की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि 1970 से पहले भारत के मुसलमान हिजाब शब्द से परिचित भी नहीं थे। 1970 के बाद ये लफ्ज अरब से लाकर हिंदुस्तान में मुसलमानों पर थोपा गया। ये कोई इंतहा कर दिया आपने औरतों को इस्तेमाल करने के लिए। इनकी जहनियत शो होती है कि ये अपनी माओं को औरत नहीं समझते, इंसान नहीं समझते, बहनों को नहीं समझते। ये आवारगी से रोकने के चौकीदार बैठे हुए। ये पूरा एक अखवानुल मुस्लिमीन जो इजिप्ट की मुस्लिम ब्रदरहुड है और यहाँ आपके हिंदुस्तान में जमात इस्लामी कहलाती है, ये उनका शोशा था कि औरत को जो वेस्टर्न आजादी मिली, जब वोट देने का हक मिला, जब औरतों को 1948 में हिंदुस्तान ने साइन किए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 का, जिसके अंदर हर इंसान मर्द औरत बराबर है। कोई मर्द किसी औरत पे नहीं, कोई औरत किसी मर्द पे नहीं, कोई काला गोरे पे नहीं और गोरा काले पे नहीं। एवरीवन इज अ ह्यूमन बीइंग इन द कम्युनिटी ऑफ पीपल। उसके अंदर आपने अलग से कर दिया कि नहीं ये बैल बकरियों के बराबर है, इनको बांध के रखो, कहीं निकल जाए तो क्या करेंगे। जब आप अपनी आधी पॉपुलेशन को समझेंगे कि इंसान ही नहीं है, या इंसानी हकूक हैं या इंसानी हकूक नहीं है। ये मुसीबत ये है कि आप औरत को इंसान ही नहीं पूरा समझते और कह रहे हैं कि हम कहेंगे तो वो ढांपेंगे सर। ईरान की सड़कों पर जो दिखाई दे रहा है वो आंखें खोलने वाला है। ईरान में सरकार जितनी सख्ती कर रही है, हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट उतना ही तेज होता जा रहा है। स्कूलों में, सड़कों पर हिजाब जलाए जा रहे हैं। महिलाएं बाल खुले रखकर सड़कों पर उतर आई हैं, बाल काटती हुई दिखाई दे रही हैं। इंटरनेट पर पाबंदी के बावजूद ऑनलाइन वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं। एक वीडियो में हाई स्कूल की छात्राएं नारे लगाते हुए दिखाई दी। एक वीडियो में लड़कियां बिना सिर ढके सड़कों पर मार्च करती दिखाई दी। एक और वीडियो में एक ईरानी एक्ट्रेस ने अपना एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें विरोध के रूप में वो अपने कपड़े उतारती नजर आ रही हैं। वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि हर महिला को इस बात का हक होना चाहिए कि वो जो चाहे, जब चाहे, जहां चाहे, जैसा चाहे पहन सके। आज से 1 महीने पहले तक ईरान में इस तरह के प्रोटेस्ट की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को सजाए मौत दी जाती थी। लेकिन हिजाब के खिलाफ जिस कदर महिलाओं ने प्रोटेस्ट किए, उससे ईरान की सरकार हिल गई है। ईरान की लड़कियों का प्रोटेस्ट अब सिर्फ उनका नहीं रहा, उन्हें दुनिया भर में लड़कियों का सपोर्ट मिल रहा है। टर्की और अफगानिस्तान जैसे मुल्कों में भी हिजाब के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई जा रही है। जब इस तरह के विवाद होते हैं, छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाया जाता है, तो इसका फायदा असामाजिक तत्व उठाते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स उठाते हैं। हमारे देश में गुरुग्राम में यही हुआ। पता यह लगा कि गुरुग्राम के भोड़ा कला गांव में नमाज पढ़ रहे कुछ लोगों पर हमला किया गया। दावा यह किया जा रहा है कि इस गांव में मुसलमानों के कुल 5 परिवार हैं। ये लोग एक घर में इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते हैं, उसी को इबादत गाह बनाया हुआ है। कल जब 4 लोग नमाज पढ़ रहे थे, उसी वक्त इलाके के कुछ लड़कों ने हमला कर दिया, बुजुर्गों को पीटा, उनके घरों में रखे सामान तो तोड़ डाला। जब शोरगुल हुआ, मुस्लिम परिवार जमा हो गए तो ये लड़के भाग गए। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने हमला करने वालों का फोन मौके से बरामद किया। जिन लोगों पर हमला हुआ उन्होंने बताया कि कुछ लोग दिन में भी आए थे और गांव छोड़कर जाने की धमकी देकर गए थे। तो आपको बोला दो बुजुर्ग नमाज पढ़ते हैं बैठ के, उन दोनों की कुर्सी मारी गई है। मार मार के तोड़ी कुर्सी, दोनों कुर्सी मारी गई है सर। वीडियो बनाएंगे इनके याद में आके रात को मैं ईशा की नमाज पढ़ा रहा था। उस समय हम 4 लोग मौजूद थे, जिनमें से 2 बुजुर्ग थे और एक जवान थे, ये मेरे साथ। तो जैसे हमने नमाज अदा की, उसके बाद बाकी बची हुई नमाज हम अलग अलग पढ़ रहे थे। तो उस समय कुछ लोगों की आवाज़ आती है बाहर से
कि यहाँ से बाहर निकलो, नमाज हो चुकी है, और ऐसे डंडे मारते हुए गेट को और खिड़कियों को अंदर आए हैं। उसके बाद इन भाई को उन्होंने पकड़ के धक्का मारा है, हमारे जो 2 बुजुर्ग थे उनको भी धक्का मारा है। धक्का मारने के बाद उनकी डाडियां पकड़ी हैं और उनके कुर्सी मारी है, और मुझे भी बाहर भगा दिया गया है। तो इन लोगों को उन्होंने दबोच लिया, मैं कैसे ही जान बचा के बाहर आया। पुलिस जी हमारी जब हमने उनके पास कॉल किया, पहले तो उन्होंने कॉल उठाया नहीं, 10-15 मिनट उन्होंने कोई कॉल उठाया नहीं। फिर जैसे ही कॉल उठाते हैं, कॉल उठाने के 5-6 मिनट पश्चात आ जाते हैं वो यहाँ पे। आने के बाद वो सबसे पहले पूछते हैं कि कौन कौन लोग मौजूद थे यहाँ पे। तो जो हम 4 लोग मौजूद थे उनको साथ ले जाते हैं, और मस्जिद देखते हैं तो मस्जिद पे ताला लगा हुआ था। ये बात हमें भी नहीं पता था कि मस्जिद पे ताला लगा है। ताला किसने लगाया? ताला ये वही लोग आके ही लगा के, जो बंदे आए, क्योंकि जब वो सुबह एक बार आए थे तो वो कह के गए थे कि शाम तक हम मस्जिद को ताला लगा देंगे। नमाज के दौरान मारपीट की इस घटना के बाद गांव के लोग इकट्ठे होकर थाने पहुंचे। पुलिस से मांग की कि नमाजियों पर हमला करने वालों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ऐसे शरारती लोग गांव का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। गांव के सरपंच ने कहा कि हमला करने वाले गांव के बाहर से आए थे। मामला रात को करीब अंधेरे का टाइम था, उसमें कोई भी शरारती बच्चों ने कोई ऐसी गड़बड़ कर दी है कि बुजुर्गों के साथ कोई धक्का मुक्की हो गई। उसके संज्ञान में आने के बाद गांव के लोग मौजूद इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने बैठ के इसकी तलाशी करने की ये घटना कैसे घटी। और इसमें गांव में रोष है कि भाईचारा हमारा पहले भी रहा है और हम आगे भी इसको कायम रखें। आज थाने में गए थे, आप उसमें क्या? थाने में इसीलिए गए थे कि जिन्होंने गड़बड़ करी है उनकी पहचान करे और जो कोई वैसे आदमी को किसी को करना करे। जिन लोगों पर हमला हुआ उनकी शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आरोपियों को अरेस्ट किया जाएगा। कल रात को कुछ शरारती तत्वों ने एक समुदाय विशेष की पूजा स्थल में जाके और वहाँ पे कुछ लोगों के साथ धक्का मुक्की और वो की मारपीट की है, जिसके संबंध में हमने थाना बिलासपुर में केस रजिस्टर कर लिया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे फैक्ट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। हम जो भी उसमें शामिल लोग थे उनकी तलाश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है बहुत जल्द उन शरारती तत्वों को हम गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अभी तक जो आपने देखा उससे देखकर ऐसा लग रहा है कि गांव के लोगों ने नमाज पढ़ने वालों पर हमला कर दिया। इंडिया टीवी के संवाददाता अतुल भाटिया जब इस गांव में गए तो उन्हें एक अलग तस्वीर दिखाई दी। पता लगा कि गांव राजपूतों का है, ज्यादातर आबादी हिंदू है, सिर्फ 4-5 परिवार मुसलमानों के हैं। बुजुर्ग बताते हैं कि मुसलमानों के पास नमाज की जगह नहीं थी, इसलिए अंग्रेजों के जमाने में गांव के हिंदुओं ने मुसलमानों को घर के करीब नमाज के लिए कमरा दिया। ये जो 4-5 मुस्लिम परिवार हैं, ये पीढ़ियों से उसी कमरे में नमाज पढ़ते हैं, कई साल से इबादत करते रहे हैं, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन पिछले कुछ दिन से इस कमरे को बड़ा करने की कोशिश हो रही थी। कुछ लोग इसे मस्जिद बताने लगे थे। गांव के बाहर से भी लोग नमाज पढ़ने के लिए यहां आने लगे थे। क्योंकि कमरे में मरम्मत के नाम पर काम हो रहा था, वहां मौलवी को तैनात करने की बात की जा रही थी। गांव के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। गांव में पंचायत के चुनाव होने हैं, इसलिए किसी ने विवाद का फायदा उठाया और कल रात में नमाज करने वालों पर हमला कर दिया। गांव में जो हिंदू रहते हैं उनका कहना है कि इन मुसलमानों को तो उनके पुरखों ने बसाया था, अब ये बाहर से लोगों को बुलाने लगे, मस्जिद बनाने लगे, जबकि गांव में कभी मस्जिद थी ही नहीं। यहाँ मस्जिद नहीं है, ये कमरा है और ये भी किराए का कमरा है। और ये जो है ना, ये जो मुल्ले बड़े बैठे हैं, ये आए थे तेल निकालने के लिए। ये राजपूतों गांव टोटली ढूंढिया तेली का औलाद है। ये कल तक इनका स्पेलर चल रहा था, आज वीआईपी हो गई। ये सब झूठा बाउंडर है। मस्जिद तो है ही नहीं, कोई मस्जिद नहीं है भौड़ा में। पुराना इतिहास आप उठाकर देख लो, कोई मस्जिद नहीं है पुराना। ये तो मस्जिद बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको। ये अभी लगे हैं। इससे पहले भी बनाई थी, इससे पहले भी मैटर हुआ था और बन चुकी थी आधी, फिर गांव वालों ने मिलकर उसको हटाया।
बुजुर्गों ने कोर्ट में केस डाला था, तब भी इनको परमिशन नहीं थी। बोला बोहड़ा में कभी भी नहीं बनेगी, ये लिखा हुआ अंग्रेजों के टाइम का। तो आज ये क्या कहते हैं, मस्जिद है क्या ये? मैटर 2013 में भी हुआ था एक बार, तो उसमें सीधा बोल दिया था कि भाईचारे के नाते इसमें कंस्ट्रक्शन काम बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इन्होंने फिर बाद में वो कराया जो और बना दिया, हाँ कालीन बिछा दिया। फिर बाद में इन्होंने वो करा, इसमें सीमेंट वगैरह डाली। तो जाके देखा उनको, तो पूछा उनसे भाई क्यों कर रहे हो तुम ये? वो बोलते हैं कि भाई हम ऐसे छात झड़ रही थी, पानी आ रहा था तो इसलिए कर रहे हैं। अब कौन सा मौसम हो रहा, पानी झड़ देगा। अब ये बात सही है कि 4-5 मुस्लिम परिवार इस गांव में कई पीढ़ियों से रह रहे हैं, भाईचारा है, कभी कोई विवाद नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन आज बात जो भी हुई हो, नमाज पढ़ते वक्त लोगों पर हमला जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, यह गलत है। इस तरह की हरकत जिसने भी की उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और बड़ी बात है कि नमाज के वक्त हमले की खबर तो हर कोई बता रहा है, लेकिन यह कोई नहीं बताता कि 250 परिवारों के गांव में 5 परिवार मुसलमानों के हैं, इसलिए उन्हें गांव वालों का प्रोटेक्शन मिलता है, सपोर्ट मिलता है। गांव वालों ने ही नमाज के लिए उन्हें जमीन दी, जगह दी। अगर दोनों पक्ष दिखाए जाएं, पूरी बात बताई जाए, तो नफरत फैलाने वालों के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। लेकिन मुश्किल है कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उन्हें देखकर असदुद्दीन ओवैसी अपनी सभाओं में कहेंगे कि गुरुग्राम में घर में नमाज पढ़ रहे मुसलमानों पर हमला किया गया। अब मुसलमान घर में भी नमाज नहीं पढ़ सकते, वो ये सवाल उठाएंगे। और इस तरह के बयानों से माहौल और खराब होता है। मुझे लगता है कि नेताओं को भी इस तरह के मामलों में पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद, पूरी जानकारी हासिल करने के बाद बोलना चाहिए। हालांकि जो गुरुग्राम में हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और जो यूपी के सुल्तानपुर में हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था। कल मैंने आपको दिखाया था कि कैसे मूर्ति विसर्जन के जुलूस पर मस्जिद से पथराव हुआ, लाठी डंडों से हमला किया गया। आज ये पता लगा कि मूर्ति विसर्जन के जुलूस पर हुई पत्थरबाजी में मदरसे के स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे। मदरसे के छात्रों से पत्थरबाजी करवाई गई। पुलिस ने मदरसे के प्रिंसिपल समेत कई स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया। पत्थरबाजी में शामिल कई छात्रों की तलाश अभी भी हो रही है। हैरानी की बात है कि मदरसा गवर्नमेंट एडेड है, सरकारी मदद से चलता है। यानी जिस मदरसे के छात्रों ने दुर्गा विसर्जन की शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर पत्थर बरसाए, उन्हें कॉपी किताब और एक वक्त का खाना उत्तर प्रदेश की सरकार देती है। मदरसे के प्रिंसिपल, टीचर और क्लर्क समेत 10 लोगों की सैलरी भी सरकारी खर्चे से आती है। सरकार मदरसे के छात्रों को साइंस, मैथ्स और कंप्यूटर की पढ़ाई करवाने के लिए अलग से पैसा देती है, लेकिन मदरसे में बच्चों को पत्थर फेंकने का सबक सिखाया जा रहा है। इब्राहिमपुर इलाके के इस जामिया मुस्तफा कादरिया मदरसे में 350 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। यह रेजिडेंशियल मदरसा है। पुलिस की जांच में पता चला कि मदरसे में सुल्तानपुर के अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर के कई शहरों के स्टूडेंट्स इस मदरसे में रहते हैं। जांच हुई तो यह भी पता चला कि मदरसे के कुछ हिस्से को मंदिर की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है। बड़ा मदरसा है, करीब 350 बच्चे पढ़ते हैं। और बड़ी बात यह है कि इस मदरसे में सिर्फ सुल्तानपुर या आसपास के बच्चे नहीं हैं, बिहार के, झारखंड के, पश्चिम बंगाल के मदरसे बच्चे भी इस मदरसे में पढ़ने आते हैं। अब जो FIR हुई है उसमें आप मोहम्मद रिजवान अंसारी का नाम देखेंगे, जो झारखंड से आए हैं। शाह फैसल हैं, ये पश्चिम बंगाल के हैं। अमीरुल हैं, ये पश्चिम बंगाल के हैं। मुजम्मिल हैं, ये भी पश्चिम बंगाल से आए हैं। मोहम्मद इमरान रजा हैं, ये झारखंड के हैं। अमीरुद्दीन हैं, ये पश्चिम बंगाल के हैं। अबू नसर हैं, जो बिहार के। इस तरह से लंबी लिस्ट है। इस मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं वो दूसरे प्रदेशों से, दूर दूर से इस मदरसे में पढ़ने आते हैं। मदरसे के प्रिंसिपल है, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और भी बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनको भी हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अब इस हिंसा के बाद यहाँ एक नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है कि मदरसे में अतिक्रमण किया गया है। ये नोटिस का जवाब 14 अक्टूबर तक देना है, और 14 अक्टूबर तक अगर जवाब नहीं दिया
तो यहाँ पर बुलडोजर भी चल सकता है। तो इस तरह से अब इस मदरसे को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बगल में मंदिर है और मंदिर के लोगों का कहना है कि ये जमीन मंदिर की है और अतिक्रमण करके यहाँ मदरसा बना लिया गया है। मदरसे के बिल्कुल बगल में मंदिर है, मदरसे के पास ही मस्जिद भी है। मंदिर के सामने ही मूर्ति विसर्जन के जुलूस पर पथराव हुआ, हमला हुआ। मूर्ति विसर्जन के जुलूस में शामिल लोगों का कहना है कि मदरसे से छात्रों को मस्जिद में हिंसा के लिए ही बुलाया गया था और हमले की तैयारी पहले से की गई थी। ये सब मस्जिद से, मदरसे से, गांव से यही सब लोग निकले। कोई जम्मू कश्मीर से, कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई कहां से। मदरसे में यही सबके लोग ज्यादा मात्रा में हैं। वो सब लोग थे, प्लानिंग के तहत उन सबको भी मस्जिद में बुला लिया गया था। 300-400 लोग मस्जिद से निकलना 7:30 बजे एक तरफ से तलवार हाथी लेके, तलवार हाथी राड जो भी था उनके हाथ में। घरों पे, मस्जिदों में, मदरसों में, हर जगह चारों तरफ से पत्थर बरसने का मतलब ये चारों तरफ इतने पत्थर गिराए गए हैं। मदरसा जो है वो अवैध बना हुआ है, नाले पर बना हुआ है और उसी कुछ भूमि जो है वो हमारे यहाँ मंदिर में आ रही है, जिसमें मदरसा बन गया है और वो हटे वहाँ से। मिर्ची का थैला उसी में ही था, मदरसे में ही, और औरतें और बच्चे उसी में ही बैठे हुए थे और किसी में नहीं बैठे हुए थे। उसी में से निकलते औरतें मिर्चियाँ निकाल के मार रही थी। मदरसे से निकाल? हाँ, मदरसे से ही। मदरसे में बाकायदा निकलते एक थैला मिर्ची का दिखाई दिया गया था। ऋषि कुमार ने मदरसे के आसपास दुकान और क्लिनिक चलाने वालों से भी बात की। वो भी इस बात पर हैरान थे कि अचानक इतने लोग तलवारें, लोहे के रॉड्स और पत्थर लेकर कहां से आ गए। कुछ लोगों ने तो पुलिस के रोल पर भी सवाल उठाए। हाँ, कश्मीर से बच्चे, बिहार से, बहुत दूर दूर से यहाँ आवासीय है ये। हाँ, तो यहाँ रहते हैं और खाना पीना यहीं खाते हैं, सारी चीज़ें हुई। अभी तक तो इस तरह से नहीं हुआ, लेकिन इस घटना अप्रत्याशित थी, हक्का बक्का हो गया। ये सारे मोहल्ले वाले भी कुछ नहीं जान पाए उसमें कहाँ के लोग कैसे आए, अचानक उसमें चलने लगी। उसमें कुछ लोग जो लौट के आए बताए कि तलवार भी कुछ लेके दौड़ रहे हैं, कुछ पत्थर मार रहे हैं, कुछ लोगों का सर भी फटा था। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को अगर पत्थरबाज बनाया जाएगा, अगर पढ़ाई के नाम पर पत्थरबाजी की ट्रेनिंग दी जाएगी, तो उसे कोई सपोर्ट नहीं करेगा। जिन मदरसों में इस तरह की हरकतें हो रही हैं, वो मदरसे मुस्लिम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे खनन माफिया की गिरफ्तारी के चक्कर में यूपी और उत्तराखंड की पुलिस एक दूसरे से टकरा गई। अब वो एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। मामला सिर्फ इतना है कि एसडीएम पर हमला करने वाले 50,000 के इनामी गैंगस्टर को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस की टीम उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर पहुंची। दबिश थी, गोलियां चली। जिस घर पर पुलिस पहुंची थी, उस घर के मालिक की वाइफ को गोली लगी, उसकी मौत हो गई। गांव वालों ने यूपी पुलिस के 4 जवानों को पकड़ लिया, उनकी पिटाई की। उत्तराखंड पुलिस ने यूपी पुलिस के जवानों के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज कर लिया। दूसरी तरफ यूपी पुलिस ने पुलिस पर हमला करने वालों का एक केस दर्ज किया। यूपी पुलिस के 5 जवान घायल हुए हैं, उनको भी गोली लगी है। दरअसल कल शाम मुरादाबाद पुलिस की एक टीम 50,000 रुपए के वांटेड अपराधी जफर का पीछा कर रही थी। घटना मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा थाना इलाके की है, जो उत्तराखंड बॉर्डर के करीब है। यूपी पुलिस का दावा है कि जफर नाम का मोस्ट वांटेड अपराधी उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में बीजेपी के नेता गुरताज सिंह के घर में छुप गया। पुलिस ने घर को घेर लिया, लेकिन घर के अंदर से पुलिस पर फायरिंग हुई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। क्रॉस फायरिंग में गुरताज सिंह की वाइफ गुरप्रीत कौर की मौत हो गई। गुरताज सिंह का दावा है कि कोई फायरिंग नहीं हुई। यूपी पुलिस के जवान सिविल ड्रेस में थे, घर में घुसे और गोलियां चला दी, जिससे उनकी वाइफ की मौत हो गई। 4-5 लोगों ने दारू पी रखी थी, उसमें से पिस्टल सबके कॉक किए हुए हाथ में पिस्टल थे उनके। 3-4 लोगों से हम नीचे बात कर रहे हैं, उन्हीं पुलिस वालों से। कुछ ऊपर थे, छत पे ऊपर थे। वहीं वाइफ मेरी और भाभी दोनों रेलिंग पे खड़ी होकर देख रही थी। जैसे ये देख रही थी तो क्या हुआ, जो ऊपर 2-3-4 लोग थे उनसे उन्होंने कहा कि वो नीचे चले गए, नीचे चले जाओ आप, या तो लेडीज पुलिस लेकर, नहीं तो लोकल पुलिस लेकर, फिर आओ ऊपर, तलाशी लेनी है लोकल पुलिस ले आओ।
नहीं तो हमारे घर में ऐसे मत आओ तुम। हम यहाँ पे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब कुछ है, एक इमेज है हमारी, अगर कोई बात है तो हमें उस तरीके से बताओ। तो वो उन्हें कह रही थी कि नीचे जाओ, तो पता नहीं ऊपर से आवाज आती है भाभी की कि दीदी को गोली मार दी। इतनी देर में हम सब भागे, गांव में शोर हुआ, सब गांव वाले भाग के आके उन्होंने फटाफट भागने की एक स्कॉर्पियो गाड़ी भगा ली उन्होंने अपनी, एक गाड़ी उनकी, और 4 लोग गांव वालों ने यहीं पकड़ लिए उनके। जब उनके 4 लोग पकड़ लिए, उनके वेपन, उनके मोबाइल फोन, उनकी गाड़ी, सब कुछ यहीं पे हमने कुंडा पुलिस बुलाई, बकायदा वीडियो बनाई कुंडा थाने की, और उनकी स्पुर्दगी में वो 4 लोग सही सलामत पुलिस वालों को दे दिए। गुरताज सिंह ब्लॉक प्रमुख है, इसके साथ साथ इस इलाके में बीजेपी का लीडर है, इलाके में उसका काफी प्रभाव है। इनके खिलाफ गैंगस्टर समेत 14 केस दर्ज हैं। इनके भाइयों और भतीजों को मिला दिया जाए तो पूरे परिवार के खिलाफ संगीन मामलों में 3 दर्जन से ज्यादा केस रजिस्टर्ड है। गुरताज सिंह ने माना कि 10 दिन पहले जफर उनके पास आया था, लेकिन उनका दावा है कि जिस वक्त यूपी पुलिस उनके घर आई उस वक्त जफर वहां नहीं था। फिर भी पुलिस ने गोली चलाई, इसलिए गांव वालों ने कुछ पुलिस वालों को पकड़ लिया। अचानक यार किसी घर में घुस जाओगे, तुम किसी कमरे में घुस जाओगे, ये तो बात नहीं है। अचानक पता है एसपी साहब, छोटी सी बात, आप पुलिस वाली गाड़ी पे अरे अचानक हम लोग कहीं और लगे थे भाई, ये पुलिस की गाड़ी नहीं है भैया, हमारा भी कोई काम चल रहा। अब मैं आपको बताता हूं ये जफर कौन है। जफर कोई साधारण शहरी नहीं है। जफर मुरादाबाद का कुख्यात खनन माफिया है। 13 सितंबर को ठाकुरद्वारा के एसडीएम परमानंद सिंह और माइनिंग इंस्पेक्टर अशोक कुमार की टीम ने काशीपुर ठाकुरद्वारा रोड पर जाकर जफर के डंपर पकड़ लिए थे, लेकिन खनन माफियाओं ने एसडीएम की टीम पर हमला करके 4 डंपर छुड़ा लिए। इस मामले में जफर पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इसी सिलसिले में कल शाम मुरादाबाद पुलिस को ठाकुरद्वारा इलाके में जफर दिखा और उसका पीछा करते हुए ही मुरादाबाद की पुलिस काशीपुर में गुरताज सिंह के घर पहुंची। अब सवाल यह कि जफर अगर फरार आरोपी है, गुरताज का रिकॉर्ड भी साफ सुथरा नहीं है, तो फिर उत्तराखंड की पुलिस यूपी पुलिस पर उंगली क्यों उठा रही है? उत्तराखंड की पुलिस का दावा है कि अगर यूपी पुलिस को एक्शन लेना था, उत्तराखंड में किसी की गिरफ्तारी करनी थी, तो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन यूपी पुलिस ने ऐसा नहीं किया। कुमाऊं रेंज के डीआईजी का कहना है कि उन्होंने क्राइम स्पॉट की फॉरेंसिक जांच करा ली है। गुरप्रीत कौर की मौत पुलिस की पिस्टल से ही हुई है। यही वजह है कि मुरादाबाद पुलिस के जवानों के खिलाफ मर्डर का यानी दफा 302 के तहत केस दर्ज किया गया है। संगीन अपराध में जो है, जो ये यूपी पुलिस ने किया है, मुरादाबाद में जो फायरिंग किया है, उनके असले, उनकी गाड़ी यहाँ से बरामद हुई है और जो है इसमें इसलिए हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। तो एक मुकदमा दर्ज हुआ है, मुकदमे के साथ साथ जो है उसकी रिकवरी भी हुई है, असले की रिकवरी हुई है, गाड़ी की रिकवरी हुई है, राउंड्स की खाली खोखे की रिकवरी हुई है, और जो हमने फॉरेंसिक से जो है वो फॉरेंसिक से हमने वो रिकवरी भी कराई है। इसमें मेरी तरफ से जो है ये बहुत ही कड़ा पत्र लिखा गया है डीआईजी मुरादाबाद को कि आपकी जितनी कार्रवाई है पूरी गलत कार्रवाई है। एक तो बिना बताए आप रेड कर रहे हैं, यहाँ आके आपके सिपाही फायरिंग कर दी, एक की मृत्यु हो गई, तो और आप जो है वो उसके बाद भी आपने संपर्क नहीं किया कि भैया अब क्या करना है। लेकिन यूपी पुलिस उत्तराखंड के पुलिस के दावे को गलत बता रही है। पता ही चला कि मुरादाबाद पुलिस के जवानों की पिटाई की गई, 2 पुलिस वालों को गोली लगी है, ठाकुरद्वारा थाने के इंचार्ज को भी गंभीर चोट आई है। घायल पुलिस वाले कह रहे हैं कि गांव वालों ने उन्हें बुरी तरह पीटा। मुरादाबाद के एसएसपी का कहना है कि उनकी तरफ से भी गुरताज सिंह और गांव के कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एसएसपी ने कहा कि मुरादाबाद पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस को इन्फॉर्म किया था। अगर उन्होंने ये इंफॉर्मेशन लोकल थाने तक फॉरवर्ड नहीं की तो उनकी गलती है। एसएसपी ने कहा कि जब हॉट परस्यूट किया जाता है तो उस वक्त अपराधी को अरेस्ट करने पर ध्यान होता है, उस वक्त बॉर्डर और प्रोसीजर नहीं देखा जाता। ठाकुरद्वारा में पहले उसकी मौजूदगी थी, उसकी मौजूदगी का पीछा करते हुए उसको हम लोग जो काशीपुर है वहाँ पहुँचे और वहाँ पे एक घर में वो गाड़ी घुसी, उसके पीछे पीछे हमारे लोग गए हैं और वहाँ पे जो अभियुक्त है वो घर में शरण पा रहा था। उसके बाद हमारी टीम जब गई है तो उसको वहाँ पे उनके साथ ज़बरदस्ती हुई, वहाँ उनको बंधक बनाया गया, उनके साथ मारपीट गई है। उसमें 2 लोग को इवन फायर आर्म इंजरी तक है
और वहाँ पे जो अपराधी है उसको भगा दिया गया था। बिल्कुल हमारे द्वारा सूचना दी गई है, हमारे पास पुख्ता सबूत है उस चीज़ की, हमने सूचना दी है वहाँ की टीम को जिनको थाने में सूचना करनी थी। अगर उन्होंने नहीं किया तो प्रोसीजर मिस्टेक्स उनकी तरफ से। और दूसरी चीज़ जो स्टेट चेंज होना हॉट परस्यूट है, हॉट परस्यूट में अगर आप दूसरा है कि अब परस्यूट करना बंद कर दें, अपराधी का परस्यूट करना हमारी उसमें नहीं है मैंडेट। इस केस में फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर है। गुरताज सिंह के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, गैंगस्टर एक्ट के कई केस हैं, जफर माइनिंग माफिया है उसके खिलाफ भी तमाम केसेस दर्ज हैं, उस पर 50,000 का इनाम है। यह भी सही है कि यूपी पुलिस जफर को गिरफ्तार करने गुरताज सिंह के घर तक पहुंच गई थी, फायरिंग हुई, गुरताज की वाइफ को गोली लगी। लेकिन यह भी सही है कि यूपी पुलिस के जवानों को भी गोली लगी। इसलिए मामला फर्जी मुठभेड़ का तो नहीं लगता। यह हो सकता है कि यूपी पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस को इन्फॉर्म करने में देर की हो। यूपी पुलिस यह भी मान रही है कि उसके जवान ड्रेस में नहीं थे। लेकिन यह बातें इतनी बड़ी नहीं है कि दो राज्यों की पुलिस एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। मुझे लगता है कि अपराधियों के खिलाफ जब एक्शन की बात हो तो दोनों राज्यों की पुलिस को एक स्वर में बात करनी चाहिए, एक दूसरे के खिलाफ खड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब इस तरह के झगड़े होते हैं तो अपराधियों का हौसला बढ़ता है। अपने उल्टे सीधे बयानों से चर्चा में रहने वाले आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया ने आज दिल्ली में हंगामा किया। गोपाल इटालिया ने प्रधानमंत्री मोदी को नीच कहा था। उनके बयान को लेकर महिला आयोग ने गोपाल इटालिया को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था। गोपाल महिला आयोग के दफ्तर तो पहुंचे, लेकिन अकेले नहीं, अपने सपोर्टर्स के साथ। उनके सपोर्टर्स ने हंगामा शुरू कर दिया। हालत यह हो गई कि महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने दिल्ली पुलिस को खबर दे दी। पुलिस ने गोपाल इटालिया को कुछ देर के लिए हिरासत में ले लिया। समनिंग करी थी एक सिर्फ क्वेश्चन आंसर के लिए, उसमें बहुत ऐसा नहीं था कि कुछ, लेकिन ये इन्होंने बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी और यहाँ आकर भी ये लगातार ट्वीट कर रहे हैं जिससे लोग इंस्टिगेट हों और ज्यादा लोग पहुंचे और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो। पहली बात तो इन्होंने डिनाई किया कि मुझे कोई सम्मन नहीं मिला, जबकि इनका जो रिप्लाई है वो पहले से तैयार है उसी एड्रेस पे, जिस एड्रेस पे हमने भेजा था वैसे ही। दूसरी बात, इन्होंने डिनाई किया कि उस वीडियो में मैं हूं ही नहीं, लेकिन जब ये जवाब दे रहे हैं तो उसमें इन्होंने माना है कि इन्होंने वो ट्वीट किया था, जबकि पहले ये कह रहे थे कि वो जो ट्वीट में जो वीडियो है वो मैं नहीं हूं। तो ये दोनों चीजें ही आपस में, जो भी इनका स्टेटमेंट है और जो रिटन स्टेटमेंट है, दोनों मैच नहीं करते। अभी तक इन्होंने प्रॉपर जवाब नहीं दिया। मैंने पुलिस को भी बोला है कि इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये एक लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे। मुझे अपनी लाइफ पे भी थ्रेटनिंग लग रहा था। यहाँ 100-150 लोग अगर पहुंच के मुझे थ्रेटन करेंगे तो ये किस प्रकार के नेता हैं, ये कैसी इनकी वर्किंग है। जैसे गोपाल इटालिया को पुलिस ने डिटेन किया तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि गोपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, बीजेपी आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी है। केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा, गोपाल इटालिया पाटीदार है, इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। हालांकि कुछ देर के बाद दिल्ली पुलिस ने गोपाल इटालिया को छोड़ दिया और इसके बाद गोपाल ने कहा कि बीजेपी पाटीदारों को पसंद नहीं करती, इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। लड़के के प्रदेश अध्यक्ष बनने का है मामला, जो बीजेपी को बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गुजरात से यहाँ आया अपना स्टेटमेंट देने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए, तो मुझे बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे सीधा अरेस्ट कर लिया गया, थाने पे बिठा दिया, सुबह से यहाँ बिठा दिया। क्या कसूर है मेरा? मैंने कोई चोरी नहीं किया, लूटपाट नहीं किया, बलात्कार नहीं किया, मुझे क्यों बिठा दिया? क्योंकि मैं एक पाटीदार समाज का युवान हूँ। बीजेपी पार्टी पाटीदारों से नफरत करती है, क्योंकि पाटीदार समाज बीजेपी से नाराज है। मैं आपको बता दूं कि गोपाल इटालिया रोज एक ऐसे वीडियो के जरिए चर्चा में आ जाते हैं जो बड़े बड़े विवाद खड़े कर देता है और आम आदमी पार्टी के लिए एम्बैरेसमेंट बन जाता है। आज एक तीसरा वीडियो आया। इस वीडियो में गोपाल इटालिया ने नरेंद्र मोदी को एक बार फिर नीच कहा है और मोदी की 100 साल की मां हीराबा को लेकर भी अपशब्द कहे। નીચ નરેન્દ્ર મોદીની સભાનો ખર્ચો કેમ નથી માંગતા તમે? નીચ કિસ્મનો માણસ, એનો ખર્ચો માંગો।
હીરાબા આવીને પાછા નાટકો કરે, આપણને બોલતા શરમ આવે એટલી મોટી ઉંમરના વ્યક્તિ વિશે, પણ એ લોકો નથી શરમાતા। 70 વર્ષનો મોદી થવા આવ્યો, હીરાબા પોતે 100 પહોંચવા આવશે, તોય મારા બેટા 2 માંથી એક નાટકો બંધ करता नहीं। अब एक बात तो साफ है, गोपाल इटालिया ने कई सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिनमें उन्होंने आपत्तिजनक बातें कही हैं, कंट्रोवर्शियल बातें कही हैं और ऐसी बातें कही हैं जो आम आदमी पार्टी के लिए एम्बेरसमेंट हो सकती हैं। इसीलिए केजरीवाल इसे पाटीदार का इशू बना रहे हैं और गोपाल इटालिया भी बार बार यह कह रहे हैं कि चूंकि वो पाटीदार हैं इसलिए उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। वो ये नहीं बता रहे कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को नीच कहने वाली या इस तरह की और आपत्तिजनक बातें क्यों कही थी, कब कही थी, उनका इरादा क्या था। अब चलते चलते कुछ इंटरेस्टिंग तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। आज पटना में बीच सड़क पर पुलिस को बड़ा एम्बेरसमेंट हुआ। आरोपियों को पेशी के लिए ले जा रही पुलिस की गाड़ी का पेट्रोल रास्ते में ही खत्म हो गया और पुलिस वाले गाड़ी को धक्का लगाते दिखाई दिए। वहां मौजूद एक पुलिसकर्मी ने पेट्रोल खत्म होने की बात कबूल कर ली, लेकिन उसके साथी पुलिसकर्मी उससे चुप रहने के लिए कहते सुनाई दिए। मजे की बात है कि जिन आरोपियों को कोर्ट में पेश करना था वो तो गाड़ी में बैठे थे और पुलिस वाले गाड़ी को धक्का लगा रहे थे। बाद में थाने से दूसरी गाड़ी बुलवाई गई और आरोपियों को पेशी के लिए ले जाया जा सका। तेल नहीं तेल खत्म है। हाँ, तेल खत्म है जिप्सी का। क्या हुआ? तेल खत्म। ले लिया, तेल खत्म हो गया है। आप लोग तो कोर्ट जा रहे हैं ना? कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन तेल अभी आएगा थोड़ा देर में तो मिलेगा। ये कोई पहली घटना नहीं है। कुछ दिन पहले पटना के पास भेटा में रेत माफिया के बीच फायरिंग हुई, कई घंटे तक गोलियां चली, 2 लोगों की मौत हुई, लेकिन पुलिस इसलिए नहीं पहुंच पाई क्योंकि नदी पर पुल नहीं था और बोट का इंतजाम होने में देर लग गई। जब ऐसी घटनाएं होंगी तो बिहार की पुलिस पर लोगों का भरोसा कैसे बनेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।